श्रीनगर से लोकसभा एमपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादास्पद बयान रियासी में दिया। उन्हें जब कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े हुए लोगों की हत्याओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा, ये नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि आप अपना कालखंड भी याद करें। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है। रविंद्र जी, सबसे पहले मुझे बताइए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जब कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। कौन सा इंसाफ? मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब किस इंसाफ की बात करते हैं? क्या ये वो इंसाफ है जो 1990 के दशक में बंदूकों की नोक पर जो खूनी खेल खेला गया, उस नरसंहार के इंसाफ की बात करते हैं? या पाकिस्तान के बंदूक वालों ने पिछले 32 सालों में जो 1 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर हत्याएं हुई हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है, उन विक्टिम, उन अफेक्टेड फैमिलीज के साथ इंसाफ की बात कर रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को खुल के बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जो भी बात करते हैं खुल के करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन यहां उन्होंने आधी बात की। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कातिल को कातिल कहेंगे। कातिल कौन? कातिल पाकिस्तान, बंदूक वाले जो पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियां लेकर आए और पिछले 32 सालों में उन्होंने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की। जालिम तो वो है। और इन 32 सालों में जिन परिवारों ने अपने रिश्तेदार खोए इस दहशतगर्दी की आग में, उनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए कश्मीरी पंडितों को, इंसाफ चाहिए कश्मीर के उन मुसलमानों को जिन्होंने इस दहशतगर्दी की आग में घर बार परिवार सब कुछ लुटा दिया। इंसाफ चाहिए कश्मीर के उन बच्चों को हड़तालों के कारण जिनके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हो गई और जो अपनी पढ़ाई से मरहूम रह गए। इंसाफ चाहिए उस बिजनेसमैन को जो दहशतगर्दी और बंद और हड़ताल के जो कैलेंडर्स इशू होते थे उनके चलते जिनके बिजनेस खत्म हो गए, जिनके कारोबार खत्म हो गए, जिनकी रोजी रोटी कश्मीर के अंदर तबाह हो गई। इंसाफ उनको चाहिए। उनके लिए कोई नहीं बोलेगा और बंदूक वालों के साथ हमदर्दी रखोगे। ये कहां का इंसाफ है? एक और चीज देखने को मिली है कि इंसाफ, अगर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इंसाफ की बात करते हैं तो फिर इंसाफ इन 70 सालों में गुजर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी के साथ क्यों नहीं हुआ? इंसाफ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ? क्यों इंसाफ जम्मू कश्मीर में उसके हक नहीं मिले? कौन जिम्मेवार है? उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं लागू हुआ, बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ, उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? क्या कहेंगे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अक्सर हर उस जगह पर जाते हैं अफसोस करने के लिए जिस जगह पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई दुखद हादसा हुआ है, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय का दर्द बांटने के लिए गए, ना ही जम्मू में जो परिवार रह रहे हैं जिनके घर के लोग कश्मीर घाटी में शहीद हो गए उनके परिवारों से भी मिलने के लिए नहीं गए। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब वहां यूपीए की सरकार थी वो उसके हिस्सेदार थे और यूपीए गवर्नमेंट में
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब यूनियन मिनिस्टर थे, वो कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते, इसको लेकर मुझे कोई बयानबाजी या कुछ टिप्पणी, तनकीद, कमेंट नहीं करना है। उनके अपने पॉलिसी, अपना एजेंडा हो सकता है, वो कहाँ जाएं ना जाएं वो उनकी मर्जी है। ठीक। लेकिन एक बात है, हर एक सियासतदान का काम होना चाहिए हर एक के दुख सुख में शामिल होना। दुख ये देख के नहीं आता कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, जम्मू का है या कश्मीरी है, कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है। और ये इंसान की इंसानियत होती है कि आपका मद्दे मुकाबिल, आपका हरीफ, आपकी अपोजिशन पार्टी का लीडर के भी घर में अगर कोई तकलीफ होती है तो अगर आप जाएं, आपने देखा कि एक बड़े लीडर थे हमारे मुल्क के, श्री मुलायम सिंह यादव साहब, जब वो वेंटिलेटर पर गए, आखिरी सांसें अपनी जिंदगी की गिन रहे थे, तो जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उनके बेटे, यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव साहब से बात की। स्वयं अमित शाह साहब उनसे मिलने के लिए पहुंचे। खुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब उनसे मिलने के लिए पहुंचे। खुद राजनाथ सिंह साहब वहां पहुंचे। आखिर हम सब इंसान हैं। एक दिन आता है कि ये राजनीति का चोला उतार के आदमी जब अलग से देखता है दुनियादारी को, तो लगता है कि नहीं, इंसानियत के नाते हमें बहुत सारे काम मिलके करने चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, वो इस छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट, ये जो पॉलिटिकल गुत्थम गुत्थी है, ये जो राजनीतिक उलझने हैं, इससे ऊपर उठकर जिस कद के वो नेता हैं, उस रोल को उनको अदा करना है। जैसे आपने कहा, सबको साथ लेकर जिस रोल को, उस रोल को उनको अदा करना है। और दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने एक आतंकी के मरने के बाद ये कहा कि यहाँ पर आम नागरिकों को मारा जा रहा है और उनको हाइब्रिड आतंकी बताया जा रहा है। देखिए, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, एमएलए रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं। उनके वालिद मोहतरम मुफ्ती साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर 2 बार रहे। महबूबा जी को इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी चाहिए। जहर घोल के राजनीति ठीक नहीं होती है। आपको अगर किसी पर तनकीद करनी है, किसी इशू को हाईलाइट करना है, आप उसको पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में, अपोजिशन की भूमिका में उस रोल को अदा कर सकते हैं। महबूबा जी नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। उनको इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से, इस इश्तियाल अंगेजी वाली सियासत से कोई फायदा नहीं होने वाला। उनको पता नहीं क्यों कश्मीर के लोगों पर विश्वास नहीं है। कश्मीर के लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, मेरा मानना है। जो कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरी हैं, उनकी कुर्बानियों को हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। जैसे आपने, वो चाहे मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब से लेके पुलिस के अंदर काम करने वाले हमारे कश्मीरी नौजवान हों, या इंडियन आर्मी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देने वाले आम कश्मीरी हो, वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हर कश्मीरी ने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखा है। आज अगर कश्मीर में शान से हम तिरंगा झंडा लगाते हैं, उसमें कश्मीरियों का रोल है, कश्मीरियों का सपोर्ट है। वो झंडे और डंडे वो तो कश्मीरी लेके आते हैं, और नारेबाजी वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो भारत माता की जय तो कश्मीरी बोलते हैं। इसी पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आने वाले कल में, नवंबर के महीने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक भव्य रैली जो है वो श्रीनगर में हो सकती है। इसकी कोई आशंका करेंगे हम।
मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि हम 2 बड़ी रैलीज करना चाहते हैं, एक जम्मू में, एक कश्मीर में। क्या जवाब आया वहां से? उनके जो सेक्रेटरीज हैं, मैं उनके टच में हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मुल्क के जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2 बड़ी रैलीज को खिताब करेंगे। आपने देखा अमित शाह साहब की जो रैलीज हुई, जो रजौरी में रैली हुई, 1 लाख से ऊपर लोग थे। आपने 70,000 का आंकड़ा गिना, लेकिन आप उस आंकड़े को भूल गए जो ग्राउंड के बाहर थे, जो ग्राउंड के अंदर नहीं आ सके। रजौरी के पुल पर थे, सड़कों पर थे, सामने पहाड़ पर थे, लोगों के घरों की छतों पर थे। लेकिन अभी तक तो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का की अनाउंसमेंट नहीं हुई। और उसके बाद अमित शाह साहब की जो बारामूला में रैली हुई है, कश्मीर की हिस्ट्री में, वो भी नॉर्थ कश्मीर में इतनी बड़ी रैली, एक सियासी रैली, लेकिन अभी तक एसटी आज स्टेटस तक पहाड़ी नहीं को नहीं हुई। मिला। अभी तक एसटी स्टेटस को लेकर कोई भारत सरकार से कि जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको एक लेटर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने, जो बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी रिपोर्ट को अप्रूव करके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, जिसमें पहाड़ी कबीले, पाडरी ट्राइब, कोहली कम्युनिटी और गद्दा ब्राह्मण्स, जो कि पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए एसटी स्टेटस की रिकमेंडेशंस की हैं। ठीक। और अब ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट से ये फाइल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जब इसका अप्रूवल दे देंगे तो ये फाइल कैबिनेट में जाएगी, क्योंकि रिजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट होनी है, संशोधन होना है। और जब कैबिनेट में जाएगी तो कैबिनेट इसको पार्लियामेंट में रेफर करेगी। और मैं विश्वास करता हूं कि जो आने वाला विंटर सेशन होगा, इस विंटर सेशन में पहाड़ियों को खुशखबरी मिल जाएगी। पहाड़ियों को, पाडरी ट्राइब, कोहली और गद्दा ब्राह्मण्स, ये बैकवर्ड ट्राइब्स हैं। और हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस के दायरे में 744 कास्टें आती हैं। वहां केवल हमारे गुजर बकरवाल भाई हों या गद्दी सिपी भाई हों या ले और करगिल के लोग हों या फिर शीना कम्युनिटी के लोग ही नहीं, 744 कास्ट जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, उत्तराखंड से हैं, दक्षिण भारत की कम्युनिटीज हैं। अगर उनमें ये 4 ऐड हो जाएंगी या कोई एक आध और नॉर्थ ईस्ट से या मध्य प्रदेश से, बिहार से कोई कास्ट ऐड हो जाएगी और 744 के बजाय 745 हो जाएंगी या 750 हो जाएंगी, तो कोई आसमान नहीं पड़ जाएगा। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि रिलायंस के स्टोर जम्मू में खुले हैं, उसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रदर्शन किया, ट्रेडर्स भी ने भी प्रदर्शन किया, और उनका ये कहना है कि ये इतने बड़े बड़े स्टोर अगर यहाँ पर खुले तो छोटे कारोबारियों का इसका नुकसान हो सकता है। इसको लेकर क्या कारोबारियों से कोई आपकी बात हुई या सरकार से आपने कोई बात की? देखिए, जो छोटे कारोबारियों के कंसर्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट कंसर्न है। एक व्यक्ति जो दूर दराज के गांव में या कहीं वार्ड में, मोहल्ले में छोटा मोटा कारोबार दुकान के जरिए चलाता है, उससे अपना घर परिवार और बच्चे पालता है, उसके उस रोजगार की प्रोटेक्शन होना लाजमी है। हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथी हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे दुख सुख के साथी हैं सारे।
हम कोई दुकान स्टोर खोलने के अगेंस्ट नहीं है, खोलने चाहिए, लेकिन जो छोटा कारोबारी है, छोटा व्यापारी है, उसका क्या होगा ये एक बार देखना पड़ेगा, उसकी चिंता भी हमको करनी पड़ेगी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आपने इस संदर्भ में कोई बातचीत की? पहले जब ये मामला आया था उस वक्त इन तमाम विषय पर चर्चा हुई थी, और उसके बाद रिलायंस की तरफ से एक मेल भी आई थी, जिसके बाद ये सारा मामला ठंडा हो गया था। लेकिन फिर से क्योंकि कुछ जगहों पर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, जिसके चलते ये कंसर्न्स दोबारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाए हैं। मुझे लगता है कि गवर्नर साहब जल्द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथियों के साथ बात करेंगे, इसका कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। शराब, बियर को लेकर और वाइन को लेकर और उसके अलावा ब्रीजर जो है, इसको लेकर कहा गया डिपार्टमेंटल स्टोरों में मिलेगी, लेकिन ये भी प्रचलित हुआ है आम नागरिकों के बीच में, आम जनमानस के बीच में कि जी किराने की दुकानों पे बियर, वाइन और ब्रीजर आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने शराब को के कामकाज को कम करना है या उसको बंद करना है, जहां पर आपने खुद बड़ी बार कहा कि मैं बंद करना चाहता हूं, तो ये कैसा बंद करना है कि आप ब्रीजर, वाइन और बियर अब किराने की दुकान पर बेचेंगे? यहां तक बात है शराबबंदी की। नशा किसी भी प्रकार का हो इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मैंने खुद एमएलए रहते रहते जम्मू कश्मीर असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि पूरे जम्मू कश्मीर में शराब को बैन कर देना चाहिए, और ये जो नशे का कारोबार करते हैं, ये जो कोई चिट्टा है, चरस है, गांजा है, हेरोइन है, जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग पेडलर्स, इस नशे के कारोबार में शामिल जो भी लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एक बार जेल में चले गए तो जिंदगी बाहर नहीं आने चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए। इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए। ये आप अपने कार्यकाल में करेंगे? ये मैं आपको बताऊं, दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक नशे का कारोबार है। ठीक। हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होती रहें और हम तमाशा देखेंगे, सवाल पैदा नहीं होता। मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और ये एक इशू करियाना स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें। बिकनी बियर ही, लेकिन वो करियाना स्टोर हो या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर हो, किसी भी प्रकार की शराब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी रखना जुर्म है, नहीं होने चाहिए। हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आपने इस फैसले को वो रिव्यू करें और शराबबंदी के फैसले जो बीजेपी का एक एजेंडा है उसको यहां लागू करें। शराब के ऊपर टोटल प्रतिबंध होना चाहिए। रही बात जो आपने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या प्रतिबंध लगाएंगे? जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी की चुनावों के बाद सरकार बनती है, यकीन है जम्मू कश्मीर में हम शराबबंदी करेंगे, नशे का कारोबार यहां कोई नहीं कर सकता। लेकिन अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी शराब पर प्रतिबंध चाहती है, मुसलमानों में शराब पीने को लेकर आप जानते हैं शराब को हराम करार दिया गया है, पी ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर की विडंबना ये कि 2014 तक यहां पर जितनी भी सरकारें रही हैं मुसलमानों की रही हैं। 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जिसमें मुसलमान भी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। आपका गुजरात में प्रतिबंध है, आपके कई राज्यों में आपने प्रतिबंध लगाया। मुझे ये बताइए, आम जनमानस ये परेशान है कि एक पार्टी शराब को हराम कहती है, दूसरी पार्टी शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, लेकिन 2022 आ गया, जम्मू कश्मीर बार बार कहा जाता है मुस्लिम बहुमूल्य इलाका, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका, शराब पर प्रतिबंध यहां नहीं लगा। देखिए, बात केवल मुसलमानों की नहीं है,
नहीं, क्योंकि राजनीतिक ठीक लोग है, जब देखिए, बयानबाजी करते हैं वो यही तो कहते हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका देखिए, है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में शराब जो है इतनी आम की जा तो रही है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को जवाब देना पड़ेगा कि वो जब चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने, नहीं, आप सरकार बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं तो शराब को प्रतिबंधित कर दूंगा, और सरकार गारंटी से कहता हूं। बहुत मेरी इस बात को याद करके रखना, नोट करके रखना। इससे पहले आपने ठीक कहा, 70 साल तो सरकारें यहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की थी, और वो बंद करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये काम किया नहीं। और जब मेरा प्राइवेट मेंबर्स बिल आया, तूफान खड़ा हो गया विधान असेंबली में। मैंने खड़े होकर कहा था, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर में शराब को बंद करना पड़ेगा, आपको बैन करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, ठीक है, आपने कहा मुसलमानों के लिए हराम है, तो हिंदुओं के भी किसी ग्रंथ में, या सिखों के भी किसी ग्रंथ में, या बुद्धिस्ट हो, जैन हो, किसी ग्रंथ में तो ये नहीं लिखा कि नशा करो। नशे को हर मजहब में हराम कहा गया है। नशा इंसान की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करता है। मुझे एक चीज और बताइए, नशा, जब आपने बिल लाया, बिल जिस समय आपने लाया, तो क्या उस समय की जो आपकी मुख्यमंत्री तूफान खड़ा हो गया, क्या उन्होंने उस समय उस बिल का समर्थन किया था? आप सब लोग असेंबली में थे जिस दिन मेरे बिल पर डिबेट होनी थी, आप सब लोग असेंबली में थे। पहले तूफान खड़ा कर दिया गया, पहले तो बिल टेबल नहीं किया गया। जब मैंने कहा मैं तकरीर ठोकूंगा इधर कि मेरे बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल को क्यों रिजेक्ट किया गया, तो उसको पेश किया गया और उसको सेलेक्ट कमेटी में डाल दिया गया। अच्छा, वो सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया है। तो जिन्हें आज मुसलमानों की फिक्र थी, उन्हें उस वक्त देखिए, नहीं थी। मेरी बात सुनो, मैं कुछ मसले हैं जिसको मजहब से दूर रखो। नहीं, मैंने मजहब नहीं लाया, ये पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मजहब देखो, लाया। मेरी बात सुनो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हर मसले में मजहब को लाते हैं, वो मजहब के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, वो मजहब के वफादार नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। नशे का कारोबार करके आप अपने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हो जनाब। क्या हिंदू तो क्या मुसलमान, क्या सिख तो क्या ईसाई, क्या जम्मू का डोगरा तो क्या कश्मीर का मुसलमान, क्या पहाड़ी कबीले का, क्या गुजर बकरवाल, जो भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारा मुस्तकबिल हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो तो हम तमाशा देखेंगे? ये किसी को गलतफहमी है। रविंदर रैना की जब सरकार बनेगी, अगर ऊपर वाले ने कभी हमारी कलम में ताकत दी, तो याद रखना, ये इंटरव्यू संभाल के रखना। जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज ही ऑन कैमरा वादा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी से होंगे, तो नशे के कारोबार पर मुकम्मल प्रतिबंध जम्मू कश्मीर में लगेगा। देखना अब यह है कि चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो होता क्या है।